हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 बिजनेस लॉज के अंदर जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है 1947 का, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यूज करेंगे। लेट्स सी आपको कितना आता है और कितना आप जानते हैं ऐसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड, वो आपके यहाँ सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एज गिवन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज नॉट राइट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन से कौन सी जो चीजें हैं, स्टेटमेंट जो हैं, वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन से रिलेटेड जो है वो गलत है, नॉट राइट। तो पहले पढ़ेंगे। इट मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक है। इट इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन of workmen. The definition has been revised in 1982 in a leading case of 1978। ये आपकी थर्ड जो है वो स्टेटमेंट ऐसे रिलेटेड। और फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है लास्ट वाला, द रिवाइज डेफिनेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ड्यू नोटिफिकेशन। तो ये चार स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, आपको देखना है इनमें से कौन सी सही नहीं है, नॉट राइट, है ना। तो सारी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, बारी बारी आप आंसर करेंगे इसका। और अगर आप ट्राई करो, देखो आपको आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आई विल लेट यू नो। अभी मैं बताऊंगा आंसर, आप ट्राई कर सकते हैं तब तक। तो इनमें से जो फर्स्ट वाली है ये सही है, करेक्ट है। जो सेकंड वाली है ये भी करेक्ट है। थर्ड वाली भी करेक्ट है। ठीक है, डेफिनेशन को रिवाइज किया गया था, लेकिन वो जो डेफिनेशन की थी, है ना, जो जो भी डेफिनेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ड्यू नोटिफिकेशन, ये गलत है। तो ड्यू नोटिफिकेशन नहीं थी, केस की वजह से जो है आप कह सकते हैं कि उस डेफिनेशन में चेंजेस आए थे। तो ये लास्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है कि रिवाइज डेफिनेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ड्यू नोटिफिकेशन। दिस इज रॉन्ग इन दिस केस। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो आपने नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखो। आपके सामने क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीनरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो हैं, इनमें से कौन सी इनमें से कौन सी जो है आपकी मशीनरी है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो सेटल किए जाते हैं। इंडियन लेवल कॉन्फ्रेंसेस में किए जाते हैं, जॉइंट मैनेजर कॉन्फ्रेंस में किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में किए जाएंगे, या फिर स्टैंडिंग लेबर कमिटीज में किए जाएंगे। इनमें से कौन से हैं, कौन सी जो है वो मशीनरी है सेटलमेंट की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए। बताओ जी, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सी है आपने बताना है। लेट्स सी किसको आता है। हाँ जी, तो इसमें जो मशीनरी है वो हम कहेंगे कौन सी है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक मशीनरी है, ठीक है, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस ऑप्शन का आंसर जो है वो क्या है, सी है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन under which of the following legislations there is a provision called protected workman। ये जो प्रोटेक्टेड वर्कमैन का प्रोविजन है वो इनमें से किस में से, नीचे जो दी हुई चार ऑप्शंस हैं, इनमें से किसके अंडर आता है। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर आएगा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट
एक्ट 1946 के अंडर आएगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपको मालूम होना चाहिए, इट्स नॉट वेरी टफ, फटाफट से आंसर कर दो, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट तो हम रिवाइज कर चुके हैं पहले भी इन्हीं एमसीक्यू सेशन में। तो आपका जो है पहला आंसर रॉन्ग है, मतलब ये लेजिस्लेशन प्रोटेक्टिव वर्कमैन जो है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर नहीं आता है, इसमें भी नहीं है, इसके अंडर भी नहीं है, फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो क्या है, डी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो है 1947 जो एक्ट है, इसके अंडर जो है ये आपकी प्रोविजन आती है प्रोटेक्टेड वर्कमैन। तो ट्राई करते रहें ऑनेस्टली, क्वेश्चन आंसर्स देते रहें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, और इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे जो है आप अपनी प्रिपरेशन जो है एग्जाम की कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, अवार्ड, अवार्ड के बारे में बोला हुआ है। अवार्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज, पहली स्टेटमेंट दी है, नॉट इंटरिम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड, नॉट आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 10A, not final determination of labor court, not final determination of arbitration under arbitration award under section 10A। ये 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको, और आपसे पूछा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर ये अवार्ड इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। मींस ये स्टेटमेंट अवार्ड से रिलेटेड जो दी हुई हैं ये ट्रू हैं या ये फॉल्स हैं, या इनमें से कुछ ट्रू हैं या कुछ फॉल्स हैं। तो उससे पहला बोला है ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, फिर बोला 1 and 4 आर ट्रू, फिर बोला सेकंड इज ट्रू, और बोला सारी गलत है। तो आपको ये आंसर करना है, फटाफट से करो, लेट्स सी, देखते हैं कौन आंसर करता है, ठीक है। और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है आपको ये बतानी है ट्रू है या फॉल्स है, या एक ट्रू है या 2 फॉल्स है, कुछ भी, जैसे भी आपको नीचे ऑप्शंस दिए उनमें से एक टिक करनी है। तो आपको ध्यान रखना है ये इंटरिम, मतलब ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं आप कह सकते हैं फॉल्स है, क्योंकि सेक्शन 10A के अंडर भी अवार्ड डिस्क्राइब्ड होता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड, ठीक है, इंटरिम डिटर्मिनेशन भी होती है लेबर कोड की। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है जो हैं ये फॉल्स हैं, बिकॉज अगर ये नॉट हटा दे सब में से तो वो राइट होंगी, लेकिन क्योंकि ये हर एक के आगे नॉट नॉट लिखा है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में है डी, कि ऑल दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ठीक है, ये सारी जो हैं अवार्ड से रिलेटेड हैं। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था। आई होप आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव रहा हो है, और आप जो है इससे गेन कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको एड ऑन मिल रहा होगा अपनी प्रिपरेशन में। तो आज ऐसे एमसीक्यूज के लिए यू जस्ट कीप ज्वाइनिंग अस एंड वी विल ब्रिंग यू दीज एमसीक्यूज, मेरे ही मतलब यही सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से अभी मीडिया पे हो रही है, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर अवर कोर्सेज इफ यू वांट, ठीक है, इफ यू विश टू। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीनरी, पहले जो क्वेश्चन था उसमें बोला था उनमें से कौन सी मशीनरी है, यहां बोला है कौन सी मशीनरी नहीं है फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और 4 ऑप्शन दिए, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, लेबर कोर्ट और कलेक्टिव बार्गेन। इनमें से कौन सी जो है वो आपकी जो है डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने की मशीनरी नहीं है। कंसिलेशन ऑफिसर नहीं है, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है, या लेबर कोर्ट नहीं है। इनमें से कौन सा है जो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, ये भी डिस्प्यूट सेटल करती है, ये भी डिस्प्यूट सेटल करती है, लेबर कोर्ट भी करता है, कौन सी नहीं करती है, ये वाली। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, सी जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है इसमें। अब इसमें आपको पता हो, अगर ये शेड्यूल से रिलेटेड है
तो शेड्यूल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैव बीन लिस्टेड आउट। जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो कौन से जो है आपके शेड्यूल में आती हैं, 1 में आती हैं, 3 में आती हैं, 4 में आती हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4 में आती है, 2 में आती है, 3 में आती है, 1 में आती है। आपसे पूछा है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो कौन से शेड्यूल में आती है, इनमें से किसमें लिस्ट की हुई है, बताओ, देखते हैं किसको पता है। लेट्स सी, गिव इट अ ट्राई। और जब भी ट्राई करना ना, ऑनेस्ट ट्राई करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। अगर आपको कोई चीज अभी नहीं भी आती है तो इट डजंट मैटर, ठीक है। मेन तो ये है कि आपकी तैयारी हो रही है और आपको चीजें पता लग रही हैं, तो उनको आप अपनी जो है स्टडी में ऐड ऑन करते रहो, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो इसलिए ऑनेस्ट ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं वो जो है शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो फिर ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीवियंस हैंडलिंग मशीनरी इज गिवन इन। ये जो ग्रीवियंस हैंडलिंग मशीनरी है ये किस में दी हुई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मेंशन्ड है, फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन्ड है, सेकंड ऑप्शन। ए एंड बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। ग्रीवियंस हैंडलिंग मशीनरी किस में दी गई है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, चारों में से गिव इट अ ट्राई, देखते हैं आपको कौन सा मालूम है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। या तो नन ऑफ द अबव मींस इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, या कोई ए बी या सी में से कोई ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है ग्रीवियंस हैंडलिंग मशीनरी जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दी गई है। और इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कमैन, है ना, shall have 1 or more grievance redressal committee, ठीक है। जिस भी इंडस्ट्री में, अब ये भी याद रखना है, 20 से ज्यादा वर्कर होंगे उसको जो है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 से ज्यादा वर्कर हैं उसको जो है ये कमेटी जो है ये फॉर्म करनी पड़ती है। ग्रीवियंस हैंडलिंग के लिए कमेटी जो है वो फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये सब। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्प्यूट ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन इज डीम्ड टू बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कहता है जो इंडिविजुअल वर्कर का डिस्प्यूट है उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लेते हैं अगर इफ द डिस्प्यूट और डिफरेंस इज कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग where no other workman or nor any union of workmen is a party to that dispute। अब आपको ये बताना है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, एक सॉरी इंडस्ट्रियल नहीं, जो इंडिविजुअल वर्कमैन है उसका कोई अगर डिस्प्यूट है इंडस्ट्रियल, तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब उसको हम इंडिविजुअल वर्कमैन के डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कब मान लेते हैं, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है। डिस्प्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन इज डीम्ड टू बी इंडस्ट्रियल dispute if the dispute or difference is connected with or arising out of the following where no other workman nor any union of the workman is party to the dispute। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लेंगे। पहला, ग्रीवियंस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन, डिस्चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन, डिसमिसल ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन, या लास्ट ऑप्शन डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है वो तो हमें पता लग रहा है, लेकिन हम उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लेंगे। इनमें से कौन सा है, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा है। डिस्चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, डिस्चार्ज कर दिया उसको, डिसमिस कर दिया, या उसको कोई ग्रीवियंस है, या फिर
डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट या कोई और टर्मिनेशन कर दी उसकी सर्विस की किसी भी इंडिविजुअल वर्कर की, तो इनमें से कौन सा है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर होगा? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो ऑप्शन है आपका राइट, वो है लास्ट वाला, डी। चाहे डिस्चार्ज कर दिया, चाहे डिसमिस कर दिया, चाहे रिट्रेंचमेंट हो गई उसकी, चाहे कोई टर्मिनेशन कर दी सर्विस की, इनमें से कुछ भी हो, उसको क्या माना जाएगा? उसको, चाहे वो इंडिविजुअल वर्कमैन से रिलेटेड हो, लेकिन उसको क्या माना जाएगा? उसको जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आपको करना है इसमें। ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, और यहाँ पे दिया है कंडीशन ऑफ सर्विसेज फॉर चेंज ऑफ नोटिस, लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, इंडस्ट्रीज विच में बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड लेबर। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो फिर इसके लिए अगर आपको देखो शेड्यूल्स की नॉलेज है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, तो ये दो कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बट अगर आपको शेड्यूल्स की नॉलेज नहीं है, फिर तो फिर जो है नहीं है, तो अब आप जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो इसको करना पॉसिबल नहीं है अगर आप उस शेड्यूल्स के बारे में नहीं पता। देखो एक शेड्यूल तो हमने अभी शेड्यूल जो है अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे इनिशियली, तो ही हमने किया। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है? फर्स्ट शेड्यूल में जो है आपका, फर्स्ट शेड्यूल में आपका इनमें से क्या आता है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड होता है। तो ये वन जो है, वन के साथ हो गया थ्री, ये तो पक्का ही है। तो वन के साथ थ्री वैसे तो एक ही ऑप्शन बन रही है, लेकिन फिर भी हम चेक कर देते हैं। और सेकंड और थर्ड शेड्यूल जो होते हैं, सेकंड और थर्ड शेड्यूल जो हैं वो लेबर कोड और इंडस्ट्रियल कोड, यानी कि सेकंड के साथ सेकंड, ठीक है जी, मैच हो रहा है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो बताता है वो होगा कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर चेंज ऑफ विच नोटिस इज टू बी गिवन। तो ये जो है फोर्थ शेड्यूल दिखाता है। तो देखो फोर्थ के साथ यहाँ पे आ गया वन, ठीक है जी। और फिफ्थ शेड्यूल एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो हाँ जी ये ठीक है, फोर्थ के साथ फोर्थ आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बनेगा इसमें सी। तो टेबल आपको आना चाहिए, अगर आपको टेबल आता है तो बहुत इजी है ये, और आई थिंक नहीं भी आता था तो अब आपको आ गया होगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही कुछ और जो है क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, है ना, अलग अलग आपके पार्ट से, इससे बिजनेस लॉ से, वेरियस बिजनेस लॉ से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी करेंगे और चीजें भी करेंगे, काफी सारी हम एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। अभी आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं। अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इनमें से कौन सा जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है? कैन नॉट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कैन नॉट लिखा है। तो कहता है व्हेन एम्प्लॉयर फेल्स टू कीप हिज वर्बल प्रॉमिस, when closure is the pretense, when demand made for alteration of conditions of service of employees is in an cooperative society, or when lockout is in disguise of closure। ठीक है, कहता है इनमें से कौन सा एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो नहीं है? तो पहले वाला जो है व्हेन एम्प्लॉयर फेल्स टू कीप हिज वर्बल प्रॉमिस, ये तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, चाहे प्रॉमिस वर्बल भी हो, पर अगर वो नहीं एम्प्लॉयर पूरा करता है तो उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर करते हैं। फिर क्लोजर इज अ प्रिटेंस, है ना, क्लोजर को जो है आप घुमा फिरा करके कर रहे हैं ना, डायरेक्टली नहीं कर रहे, प्रिटेंडेंस कर रहे हैं क्लोजर की, तो ये भी आपका जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा। फिर लॉकआउट इज इन डिस्गाइज ऑफ क्लोजर, लॉकआउट किया थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसका असली पर्पस जो है वो क्लोज कर देना है, तो ये भी एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। और लास्ट जो बच गया ये सी ऑप्शन, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर नहीं होता है व्हेन डिमांड मेड फॉर अल्टरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज इन एन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर जो ये अल्टरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस करते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपका इनमें कौन सा है जो सॉरी जिसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं मानते हैं, वो कौन सा है? सी ऑप्शन है। तो ऐसे ही हम और प्रैक्टिस सेशन जो है आपके लिए लाता रहूंगा मैं, ठीक है। और सब्जेक्ट्स के भी हो रही है, अपनी तैयारी आप करते रहो। आज के लिए
आज के लिए थैंक यू वेरी मच और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ओके जी, टाटा, बाय।